वर्णन करेगा। टी लेवल मार्केटिंग कंपनी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत मिली है, जो आम लोगों को प्रेरित करती है कि वे आवश्यक ज्वाइनिंग राशि प्रदान करेंगे और नेटवर्क में रहने के लिए आवश्यक राशि भी प्रदान करेंगे। वे ऐसा उन सदस्यों की मदद से कर्ज मुहैया कराकर करेंगे जो या तो उनके साथ काम कर रहे हैं या फिर बैंकों से जुड़े हैं। निर्दोष नागरिकों से पैसे मिलने के बाद कंपनी ने अपने कार्य बंद कर दिए और कंपनी के निदेशक फरार हो गए। इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर ने चतुर और पुलिस तकनीकी विंग के साथ जांच शुरू कर दी है। जांच प्रक्रिया के दौरान इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर ने क्या सबूत जुटाए हैं, यह देखने के लिए अगला बटन पर क्लिक करें। इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर और उनकी टीम ने कई सबूत एकत्र किए जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। हालांकि वे सभी जांच के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यहाँ हम यह पता लगाएंगे कि फरार मालिकों के फोन नंबर और कॉल रिकॉर्ड कैसे इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर और चतुर को संदिग्धों के स्थान को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि हम इन तकनीकों को सीखें, आइए पहले उन अपराधों की पहचान करें जहां कॉल डेटा रिकॉर्ड्स का उपयोग सबूत के रूप में किया जाता है। सीडीआर को समझने से पहले आपको पहले विभिन्न अपराधों के बारे में पता होना चाहिए जहां सीडीआर अपराधियों का पता लगाने के लिए संभावित डेटा सबूत के रूप में कार्य कर सकता है। अपराधों की एक सूची जहां सीडीआर को आगे की जांच के लिए संभावित सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है। इससे पहले कि हम इस पर और चर्चा करें, आइए पहले यह समझें कि कैसे प्रौद्योगिकी हमें विभिन्न अपराधों की जांच के लिए तैयार करती है। आइए मिलते हैं इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर से, जो चतुर को बता रहे हैं कि कैसे प्रौद्योगिकी जांच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए जैसा कि हमने चर्चा की, मोबाइल प्रौद्योगिकी हमारे लिए एक शक्तिशाली अपराध जांच उपकरण है। मोबाइल फोन में कॉल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स की सूची, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, ब्राउज़र हिस्ट्री और एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) होता है, जो हमें महत्वपूर्ण सबूत हासिल करने और उन उद्देश्यों और घटनाओं की पहचान करने में मदद कर सकता है जिनके कारण अपराध हुआ। महोदय, क्या अपराधी इतने होशियार नहीं हैं कि यह समझ सकें कि उन्हें ट्रैक किया जा सकता है? हाँ, इसलिए यह जानना कि वे तकनीक का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं, हमें इसे अपने पक्ष में उपयोग करने में मदद करेगा। ठीक है साहब, कृपया मुझे और बताएं। जरूर चतुर। इसलिए जैसा कि हमने चर्चा की, कॉल आधारित अपराधों की जांच के लिए मोबाइल नेटवर्क संचार और कॉल के पीछे की तकनीकों को समझना महत्वपूर्ण है। मोबाइल फोन रेडियो उपकरण हैं जो किसी क्षेत्र या सेलुलर नेटवर्क पर ध्वनि संकेतों को प्रसारित और प्राप्त करके संचार करते हैं। एक सेलुलर मोबाइल नेटवर्क एक रेडियो नेटवर्क को संदर्भित करता है। प्रत्येक को सेल्स में विभाजित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सेल में एक निश्चित स्थान बेस ट्रांसीवर या सेल टावर होता है। तो मूल रूप से एक सेलुलर मोबाइल रेडियो नेटवर्क में निम्नलिखित शामिल हैं। बेस स्टेशन सबसिस्टम बनाने वाले रेडियो बेस स्टेशनों का एक नेटवर्क। वॉइस कॉल और टेक्स्ट को संभालने के लिए कोर सर्किट स्विच नेटवर्क। मोबाइल डेटा को संभालने के लिए
एक पैकेट स्विच्ड नेटवर्क PSTN नेटवर्क ग्राहकों को व्यापक टेलीफोनी नेटवर्क से जोड़ने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें पहले प्रमुख मोबाइल संचार तकनीकों को समझना होगा। एक जांच अधिकारी को उभरते अपराधों जैसे सिम स्वैपिंग अपराध, सिम बॉक्स अपराध, नकली अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग कॉल, बैंडविड्थ चोरी से प्रेरित अपराध और छद्म टेलीकॉम टावर्स सह IMSI कैप्चर इंटरसेप्शन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख संचार तकनीकों को समझना चाहिए। आप इस प्रकार के अपराधों के बारे में बाद के मॉड्यूल में जानेंगे। इसके बारे में अधिक जानने के लिए यहाँ सूचीबद्ध प्रत्येक संचार प्रौद्योगिकी पर क्लिक करें। CDMA मल्टीपल एक्सेस का एक उदाहरण है, जहाँ कई ट्रांसमीटर एक ही संचार चैनल पर एक साथ सूचना भेज सकते हैं। CDMA इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर ESN विशिष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य मोबाइल उपकरणों का उपयोग करता है, जो मुख्य रूप से CDMA फोन के साथ उपयोग किए जाते हैं। इसकी तुलना सभी GSM फोन द्वारा उपयोग किए जाने वाले IMEI नंबरों से की जाती है। GSM मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली GSM यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान ETSI द्वारा विकसित एक मानक है, जो मोबाइल फोन और टैबलेट जैसे मोबाइल उपकरणों द्वारा उपयोग की जाने वाली दूसरी पीढ़ी के 2G डिजिटल सेलुलर नेटवर्क के लिए प्रोटोकॉल का वर्णन करता है। GSM उपकरणों की विशेषता एक अद्वितीय IMEI नंबर है। IMEI एक अद्वितीय 15 अंकीय कोड है, जो सिम कार्ड इनपुट के साथ डिवाइस की सटीक पहचान करता है। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम GPRS सबसे लोकप्रिय दूसरी पीढ़ी का सेलुलर सिस्टम है, जो उच्च दर डेटा सेवाएं प्रदान करता है। GPRS को मोबाइल और दूरसंचार की 2.5 पीढ़ी के रूप में भी जाना जाता है, और यह 2G GSM नेटवर्क का एक उन्नत संस्करण है। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS उपग्रह पर आधारित एक पोजिशनिंग सिस्टम है। GPS नेटवर्क पृथ्वी पर किसी वस्तु की सटीक स्थिति निर्धारित करने के लिए उपग्रहों का उपयोग करता है। प्रौद्योगिकी नेविगेशन, सर्वेक्षण, मानचित्रण और GIS में उपयोगी है। इसका उपयोग आकाश, भूमि या समुद्र में कहीं भी किया जा सकता है। आइए देखें कि जांच के लिए संभावित स्रोतों की पहचान करने में मोबाइल तकनीक हमारी मदद कैसे कर सकती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई है। प्रगति इतनी तेजी से हुई है कि उन्हें पीढ़ी या G कहा जाता है। इंटरनेट से कनेक्ट होने पर कनेक्शन की गति सिग्नल की ताकत पर निर्भर करती है, और इसे अक्सर संक्षेप में दर्शाया जाता है। 2G, 3G, 4G और 5G किसी भी पर मोबाइल डिवाइस। संबंधित डेटा गति देखने के लिए ICT की प्रत्येक पीढ़ी पर क्लिक करें। वायरलेस ब्रॉडबैंड की प्रत्येक पीढ़ी को टेलीफोन नेटवर्क मानकों के एक सेट के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सिस्टम के तकनीकी कार्यान्वयन का वर्णन करता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक नई पीढ़ी उस दिशा में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करती है। एक जांच अधिकारी के रूप में आपको अपराध स्थल पर इस्तेमाल किए गए ICT के साक्ष्य के आधार की तलाश करनी होगी। प्रत्येक ICT प्रकार के साक्ष्य के स्रोतों को दर्शाने वाली तालिका आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। इसलिए जैसा कि अब आप ICT और साक्ष्य के संबंधित स्रोतों से अवगत हैं, आइए आगे समझते हैं कि एक नेटवर्क पर वॉइस कॉल कैसे होती है।
इससे हमें कॉल आधारित अपराधों की अधिक कुशलता से जांच करने में मदद मिलेगी। वॉइस कॉलिंग से तात्पर्य लोगों से वास्तविक समय में टेलीफोन से संपर्क करने और बातचीत करने की क्षमता से है। कॉल कनेक्शन कॉलिंग पार्टी के बीच एक टेलीफोन नेटवर्क पर होता है। कॉलिंग पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करती है जो एक टेलीफोन कॉल शुरू करता है, और कॉल की गई पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करती है जो टावर नेटवर्क के माध्यम से एक टेलीफोन कॉल का उत्तर देता है। आइए अब चतुर से मिलते हैं, जो फिर से किसी बात को लेकर भ्रमित दिखता है। मैं देख सकता हूं कि आप कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मन में क्या है, चतुर? महोदय, मैं समझ गया कि एक नेटवर्क पर वॉइस कॉल कैसे होती है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार वॉइस कॉल के कई प्रकार हैं, जिनमें शामिल हैं सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल नेटवर्क और यहां तक कि लैंडलाइन टेलीफोन पर भी। तो उनमें से प्रत्येक से साक्ष्य की जांच और संग्रह कैसे करें? हाँ, आपने अभी जिन बातों का जिक्र किया है, उनके अलावा हमारे पास वीओआईपी और यहाँ तक कि सैटेलाइट कॉल भी हैं। वास्तव में? कृपया मुझे उनके बारे में और बताएं, सर। जरूर, चतुर। आपको साक्ष्य के विभिन्न स्रोतों और उनके साक्ष्य मूल्य के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में आगे बात करते हैं। आपको विभिन्न प्रकार की कॉल और साक्ष्य के जुड़े स्रोत के बारे में पता होना चाहिए। इन कॉल्स को इस्तेमाल की गई तकनीक के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यहां प्रदर्शित प्रत्येक कॉल प्रकार के लिए स्पष्ट मूल्य की समीक्षा करें। पीएसटीएन या एक सेलुलर कॉल दुनिया का सबसे पुराना संचार समाधान है और इसे अक्सर सादा पुराना टेलीफोन सेवा या पीओटीएस कहा जाता है। पीएसटीएन टेलीफोन संचार के लिए वैश्विक सर्किट स्विच्ड नेटवर्क का एक संग्रह है, जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय टेलीफोनी स्तरों पर संचालित होता है। धीरे धीरे पीएसटीएन निश्चित लाइन टेलीफोन एनालॉग सिस्टम से पूरी तरह से डिजिटल समाधान में बदल गया। सीडीआर आधारित अपराधों का विश्लेषण करते समय जांच अधिकारी द्वारा निम्नलिखित साक्ष्यों का पता लगाया जा सकता है। सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड एसडीआर, कॉल डेटा रिकॉर्ड, कॉल एसोसिएटेड स्थलीय सेल साइट रिकॉर्ड। एक सैटेलाइट टेलीफोन या एक सैट फोन का उपयोग करके एक सैटेलाइट कॉल होता है। सैटेलाइट कॉल पहले कनेक्शन स्थापित करने के लिए स्थलीय सेल साइटों के सैटेलाइट से जोड़ता है। एक जांच अधिकारी सैटेलाइट कॉल आधारित अपराधों का विश्लेषण करके निम्नलिखित साक्ष्य एकत्र कर सकता है। एसडीआर, कॉल डेटा रिकॉर्ड, जीपीएस नेविगेशन रिकॉर्ड, वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वीओआईपी या इंटरनेट कॉल एक आईपी पते से दूसरे में वास्तविक समय के वॉयस सिग्नल प्रसारित करता है। वीओआईपी कॉल को एक फोन से दूसरे फोन या कंप्यूटर से फोन पर किया जा सकता है। वीओआईपी कॉल में वॉयस सिग्नल एक एनालॉग टेलीफोन एडाप्टर के माध्यम से वाईफाई या ईथरनेट पर डिजिटल रूप में प्रसारित होते हैं। इंटरनेट कॉल आधारित अपराध का विश्लेषण करते समय आप निम्नलिखित सबूतों का पता लगा सकते हैं। सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड एसडीआर, कॉल डेटा रिकॉर्ड, एसोसिएटेड आईपी रिकॉर्ड्स, एसोसिएटेड मैक और आईएमईआई रिकॉर्ड्स। यही सब इस सेक्शन के लिए है।
कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और इसकी सामग्री को समझने के लिए अगले अनुभाग पर जाएं। खंड 2, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स को समझना। तो अब आप जानते हैं कि किसी मामले की आगे जांच करने के लिए आपके पास सीडीआर तक पहुंच होनी चाहिए। आश्चर्य है कि सीडीआर में क्या होता है। सीडीआर या कॉल डिटेल रिकॉर्ड एक फाइल है जिसमें उपयोगकर्ता के फोन कॉल विवरण के बारे में जानकारी होती है। उपयोगकर्ता के मोबाइल या टेलीफोन प्रदाता के आधार पर कानूनी नोटिस की सहायता से संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता टीएसपी से सीडीआर रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। वास्तविक समय के मामलों में सीडीआर जांच अधिकारी को कई सुराग दे सकता है। सीडीआर का प्रारूप उपयोगकर्ताओं के मोबाइल या टेलीफोन सेवा प्रदाता पर भी निर्भर करता है। कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाता यूक्सिलस का उपयोग करते हैं, जबकि कुछ सीएसवी या एचटीएमएल या पीडीएफ फाइल स्वरूपों का उपयोग करते हैं। अब किसी मामले की आगे जांच करने के लिए आपको सीडीआर के महत्व को भी जानना होगा। जांच अधिकारी किसी व्यक्ति के कॉल और टेक्स्ट रिकॉर्ड से खोजी लीड और सुराग प्राप्त करने के लिए सीडीआर विश्लेषण कर सकता है। इस तरह की विश्लेषण गतिविधियों में शामिल है ना। स्थान के अनुसार कॉल डेटा विश्लेषण, दिन और घंटे के अनुसार कॉल डेटा विश्लेषण, मोबाइल डिवाइस के अनुसार विश्लेषण, सिम के हिसाब से विश्लेषण, संदिग्ध या आरोपी की गतिविधियों का विश्लेषण, एक व्यक्ति के दिन और रात के प्रवास के हिसाब से विश्लेषण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको सीडीआर विश्लेषण करने की आवश्यकता क्यों है, आइए जानें कि आपके विश्लेषण से आप सुराग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चतुर, आप अभी भी किसी विचार में लीन दिखते हैं। यह क्या है? महोदय, मैं सीडीआर को देखकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि सुराग कैसे जुटाया जाए। यह एक अच्छा सवाल है, चतुर। अच्छी बात यह है कि हम सीडीआर को देखकर विशिष्ट अपराधों के लिए विशिष्ट खोजी सुराग जुटा सकते हैं। मैं निश्चित रूप से इसके बारे में जानना चाहता हूं, महोदय। हाँ चतुर, आइए ढूंढते हैं। इसलिए इससे पहले कि हम सीडीआर से खोजी सुराग तलाशें, यह जान लें कि एक जांच अधिकारी सीआरपीसी की धारा 91-92 के तहत दूरसंचार नोडल एजेंसियों से सीडीआर प्राप्त कर सकता है। यह जानकारी अपराध परिदृश्य के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। इसलिए प्रत्येक सीडीआर प्रकार संदिग्ध या पीड़ित के मोबाइल नंबर, सेल टॉवर के बारे में डेटा या जानकारी प्रदान करता है। आईएमईआई, इंटरनेशनल गेटवे और आईपी पता या जीआरपीएस विवरण। प्रत्येक सीडीआर प्रकार पर अपना माउस ले जाएं और जानें कि यह किस प्रकार के अपराधों के लिए सुराग प्रदान कर सकता है। लक्ष्य मोबाइल नंबर। सीडीआर दूरसंचार सेवा प्रदाता से कॉल डेटा रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए एकल लक्ष्य संख्या पर आधारित है। यह जानकारी व्यक्ति आधारित अपराधों के लिए मददगार हो सकती है। टावर सीडीआर कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा प्रदान की गई टावर सेल आईडी पर आधारित है। टावर सीडीआर में कई टारगेट नंबर और आईएमईआई हो सकते हैं। टावर स्थान आधारित अपराधों के लिए सुराग प्रदान कर सकता है। आईएमईआई सीडीआर कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए एकल हैंडसेट पर आधारित है। यह आपको पीड़ित या संदिग्ध के इस्तेमाल किए गए उपकरण की पहचान करने में मदद कर सकता है।
इंटरनेशनल गेटवे सीडीआर उस गेटवे के माध्यम से सभी अंतर्राष्ट्रीय कॉलों का विवरण प्रदान करता है। आईपी पता सीडीआर एकल आईपी पते या एकल लक्ष्य संख्या पर आधारित होता है। इसलिए यह जानकारी प्रदान करता है कि अपराध करने के लिए किस आईपी का उपयोग किया गया था। जीपीआरएस सीडीआर उस गेटवे या सेवा प्रदाता के माध्यम से संख्या से संबंधित नेटवर्क यातायात पर आधारित है। इसलिए यदि कोई बैंडविड्थ चोरी आधारित अपराध है तो आप सीडीआर से सुराग ले सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप सीडीआर में दी गई जानकारी का उपयोग विशिष्ट अपराधों की जांच के लिए कर सकते हैं। आइए कुछ प्रमुख शब्दों को देखें जो सीडीआर में उपयोग किए जाते हैं। खंड 3 सीडीआर पदों को समझना। जांच अधिकारी को रॉ सीडीआर फाइल में प्रयुक्त निम्नलिखित प्रमुख शब्दावली का पता होना चाहिए। इसके विवरण को देखने के लिए यहाँ प्रदर्शित प्रत्येक रॉ सीडीआर शब्द पर अपना माउस ले जाएं। सीडीआर कॉल डेटा रिकॉर्ड, एसडीआर सब्सक्राइबर डेटा रिकॉर्ड, सीएफ ग्राहक आवेदन पत्र, सिम ग्राहक पहचान मॉड्यूल कार्ड, आईएमईआई इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी जो 15 अंकों की संख्या है जैसे कि 3553386042568511। आईएमईआई इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी जो 15 से 20 अंकों की संख्या है। एसएमएससी लघु संदेश सेवा केंद्र, आईसीसीआईडी एकीकृत सर्किट कार्ड पहचानकर्ता, आईपीडीआर इंटरनेट प्रोटोकॉल विवरण रिकॉर्ड, आईएलडी अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी, पैन राष्ट्र भर में उपस्थिति, सीजीआई सेल ग्लोबल आइडेंटिटी या सेल आईडी, एमसीसी मोबाइल देश कोड, बहुराष्ट्रीय कंपनी मोबाइल नेटवर्क कोड, एलएसी स्थान क्षेत्र कोड, एमएसआईएसडीएन मोबाइल स्टेशन इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायरेक्टरी नंबर। खंड 4 सीडीआर मांग प्रक्रिया। पिछले खंड में आपने सीडीआर के उद्देश्य के बारे में सीखा है और यह भी सीखा कि कैसे ये आपके लिए साक्ष्य उत्पन्न कर सकता है। यह खंड सीडीआर मांग प्रक्रिया को विस्तार से कवर करता है। सीडीआर के लिए अनुरोध संबंधित अधिकारियों को भेजने से पहले यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। आवश्यक सीडीआर का प्रकार तय करें। समय अवधि को ध्यान से तय करें। मोबाइल नंबर की कंपनी और सर्कल चेक करें। वेबसाइट .gov.in चेक करें। एमएनपी विवरण की जांच करें। नंबर की जानकारी पोर्ट करना। सीडीआर के लिए मेल भेजने के लिए मोबाइल कंपनियों की पहचान करने के लिए इंट्रा सर्कल रोमिंग समझौतों की जांच करें। इसके बाद आप सीखेंगे कि सीडीआर का अनुरोध कैसे करें। जांच अधिकारी संबंधित दूरसंचार दलों से निम्नलिखित सीआरपीसी और भारतीय टेलीग्राफ अनुभागों के तहत सीडीआर डेटा का अनुरोध कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानने के लिए यहाँ सूचीबद्ध प्रत्येक चरण पर क्लिक करें। वैधानिक प्रावधान। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम संशोधन नियम 2007 के नियम 419 के साथ पठित भारतीय वैधानिक प्रावधान। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम संशोधन नियम 2007 के नियम 419 के साथ पठित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5 से 2 के तहत सीआरपीसी 1973 की धारा 91-92 में निहित वैधानिक प्रावधानों के तहत
CRPC 1973 की धारा 91-92 या भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) के तहत भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम संशोधन के नियम 419(a) के तहत निहित वैधानिक प्रावधानों के तहत जांच अधिकारी द्वारा CDR की मांग की जा सकती है। नियम 2007। CDR, SDR, CAF और टॉवर स्थानों के लिए अनुरोध मोबाइल सेवा प्रदाता MSP को नोटिस के साथ एक IO के आधिकारिक ईमेल ID के माध्यम से भेजा जाना है। जांच के दौरान संदिग्ध फोन नंबरों के तत्काल टावर स्थान प्राप्त करने के लिए संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता को एक अनुरोध पत्र संबोधित किया जाना चाहिए। MSP को आधिकारिक पत्र के माध्यम से अनुरोध भेजें। नोडल अधिकारी को अनुरोध केवल आधिकारिक ईमेल पते से आधिकारिक पत्र के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। इसके बाद आप CDR डेटा का अनुरोध करने के लिए प्राधिकरण को भेजे गए मांग पत्र का एक नमूना देखेंगे। जांच अधिकारी CRPC की धारा 91-92 के आधार पर मांग पत्र तैयार कर सकता है। अक्सर मांगी गई सामग्री में शामिल हैं SDR डेटा, CDR डेटा, टॉवर डंप, टॉवर स्थान, IPDR डेटा, GPRS डेटा। यहाँ एक नमूना प्रति है जो जांच अधिकारी को दूरसंचार सेवा प्रदाता से विवरण प्रस्तुत करने के लिए कानूनी नोटिस तैयार करने में मदद कर सकती है। दूरसंचार सेवा प्रदाता को भेजे जाने वाले नमूना कानूनी नोटिस के विस्तृत संस्करण को देखने के लिए थंबनेल आइकन पर क्लिक करें। खंड 5 एक TSP और MSP की भूमिका। आपने पिछले खंड में एक दूरसंचार सेवा प्रदाता TSP से CDR का अनुरोध करने के चरणों को देखा। आइए फिर मिलते हैं चतुर एवं इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर से ये जानने के लिए कि वो किस विषय में बात कर रहे हैं। चतुर, अब आप एक TSP से CDR का अनुरोध करते समय उन सभी कदमों से अवगत हैं जो आपको लेने की आवश्यकता है। क्या अभी भी आपको कोई शक है? सर, मैं समझता हूं कि TSR का कानूनी दायित्व है कि हम किसी मामले से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें। लेकिन कैसे पता चलेगा कि किस क्षेत्र में किस TSP से संपर्क करना है? चतुर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक TSP या MSP क्या है और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, ताकि आप जान सकें कि प्रक्रिया में क्या उम्मीद की जाती है। हाँ सर। चलो समझते हैं। एक TSP या MSP एक प्रकार का संचार सेवा प्रदाता है जो परंपरागत रूप से टेलीफोन और अन्य समान सेवाएं प्रदान करता है। इन दिनों दूरसंचार और मोबाइल सेवा प्रदाता न केवल दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेट सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। आइए देखें कि कौन से दूरसंचार सेवा प्रदाता अखिल भारतीय स्तर पर दूरसंचार सेवाओं की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
आपकी स्क्रीन पर अखिल भारतीय स्तर पर दूरसंचार सेवाओं की सुविधा प्रदान करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सूची प्रदर्शित होती है। जांच अधिकारी को भारतीय दूरसंचार हलकों का पता होना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें कॉल डेटा का विश्लेषण करने और लाइव लोकेशन संबंधी मामलों में संदेह करने में मदद मिलेगी। मोटे तौर पर हिंदुस्तान को विभिन्न सेलुलर जोन या सर्किलों में बांटा गया है, जिन्हें आगे 23 सर्किलों और 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये है मेट्रो श्रेणी, जिसके तहत हमारे पास है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जबकि ये श्रेणी के राज्यों में शामिल हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और दमन और दीव। बी श्रेणी के राज्यों में शामिल हैं हरियाणा, केरल, लक्षद्वीप, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान। सी श्रेणी के राज्यों में शामिल हैं जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, पूर्वोत्तर और ओडिशा। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्हें एक सर्कल में जोड़ दिया गया है। चलिए उन्हें आगे एक्सप्लोर करते हैं। एक जांच अधिकारी को दूरसंचार सर्किल क्षेत्राधिकार के बारे में पता होना चाहिए। कुछ राज्यों के लिए दूरसंचार सर्किल एक सर्कल के अंतर्गत आते हैं और कुछ राज्यों के लिए इसे कई सर्किलों में विभाजित किया जाता है। एक सर्कल में संयुक्त राज्य हैं महाराष्ट्र और गोवा, एमपी और छत्तीसगढ़, एपी और तेलंगाना। उत्तर पूर्व राज्य दूसरी ओर 2 सर्किलों में विभाजित राज्य हैं यूपी पूर्व, यूपी पश्चिम और उत्तराखंड। तो जैसा कि आप विभिन्न दूरसंचार सर्किलों और एक सर्कल में संयुक्त राज्यों के बारे में जानते हैं, आइए अब दूरसंचार और मोबाइल सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारियों के बारे में जानें। नोडल पार्टियों के रूप में दूरसंचार और मोबाइल सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारियों में शामिल हैं यह सुनिश्चित करना कि मांगी गई जानकारी उचित प्रारूप में है, ठीक से भरी हुई है, सही डेटा है और अप टू डेट है। कॉरपोरेट नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार सीएएफ लेखा परीक्षा और नियामक अनुपालन पर समय पर कारोबारी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, अन्य कार्यों के साथ समन्वय करना और सीएएफ नेटवर्क और कानूनी मामलों से संबंधित मुद्दों के लिए टीआरएम सेल के साथ बातचीत करना। दूरसंचार और मोबाइल सेवा प्रदाता भी पूर्व निर्धारित समय सीमा के अनुसार किसी जांच एजेंसी को आवश्यक विवरण उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद आप इसके बारे में जानेंगे।
दूरसंचार नोडल एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वे जांच अधिकारी को उचित प्रारूप में जानकारी मुहैया कराएं। हालांकि इसके अलावा आप पूर्व निर्धारित समय सीमा के अनुसार उनसे भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये समय सीमा आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है। जांच अधिकारी ये विवरण ईमेल के जरिए दूरसंचार नोडल एजेंसियों से प्राप्त कर सकते हैं। चलो यह अगले जानते हैं। कोलकाता, चेन्नई, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और दमन और दीव। बी श्रेणी के राज्यों में शामिल हैं हरियाणा, केरल, लक्षद्वीप, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान। सी श्रेणी। चलिए उन्हें आगे एक्सप्लोर करते हैं। जांच अधिकारी आधिकारिक ईमेल आईडी के माध्यम से दूरसंचार नोडल एजेंसियों के साथ संवाद कर सकता है। रॉ सीडीआर फाइल प्राप्त करने के लिए आप दूरसंचार एजेंसियों को जो कानूनी नोटिस भेजते हैं वह त्रुटि रहित होना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि ये ईमेल आईडी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती हैं। प्रमुख टीएसपी और एमएसपी के लिए कुछ अनुकरणीय दूरसंचार ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। इस खंड के लिए बस इतना ही। अगले भाग में आप सीखेंगे कि रॉ सीडीआर फाइल का विश्लेषण कैसे किया जाता है। खंड 6 दूरसंचार और सेवा प्रदाताओं से रॉ सीडीआर फाइल की मांग प्रक्रिया। दूरसंचार नोडल एजेंसियों को कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद जांच अधिकारी रॉ सीडीआर फाइल को एक्सेल या सीएसवी फाइल प्रारूप में प्राप्त कर सकता है। रॉ सीडीआर फाइल से संबंधित क्या करें और क्या न करें। जांच अधिकारी को स्रोत फाइल पर कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें एक डुप्लीकेट फाइल बनानी चाहिए और फिर विश्लेषण करना चाहिए। रॉ सीडीआर स्प्रेडशीट के बढ़े हुए संस्करण को देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर थंबनेल आइकन पर क्लिक करें। आपने अभी-अभी एक टीएसपी से प्राप्त रॉ सीडीआर फाइल देखी। एक बार जब आप इसे अपनी हिरासत में ले लेते हैं, तो आपको चेकलिस्ट के साथ सामग्री का मिलान करना होगा। सामग्री देखने के लिए ऊपर प्रत्येक चेकबॉक्स पर क्लिक करें। लक्ष्य संख्या और उस अवधि की जांच करें जिसके लिए आपने सीडीआर मांगा है। लक्ष्य संख्या कंपनी और सर्कल की जांच करें जिसके लिए आपने सीडीआर मांगा है। उस कंपनी और सर्कल की जांच करें जिससे आपको सीडीआर प्राप्त हुआ है। कंपनी से फिर से पूछें कि क्या संख्या को 0 सीडीआर प्राप्त होने की स्थिति में पोर्ट नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल ग्राहक पहचान IMSI की जांच करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति सिम कार्ड बदलता है तो IMSI भी बदल जाता है। आइए आगे सीडीआर फाइल की सामग्री के बारे में जानें। एक बार जब आप रॉ सीडीआर फाइल में उपयोग की जाने वाली प्रमुख शब्दावली से अवगत हो जाते हैं, तो आप उनमें से प्रत्येक में विभिन्न कॉलम और आइटम देख सकते हैं। एक सामान्य सीडीआर आपके इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल के बारे में कई चीजें प्रदर्शित करता है, जैसे कॉल किए गए नंबर, समय, तिथि, अवधि, गतिविधि का प्रकार, एसएमएस, कॉल और स्थान। कॉल डेटा का प्रारूप दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से आवश्यक जानकारी रिकॉर्ड करता है, जो आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ आपको यह याद रखने की आवश्यकता है कि सीडीआर का प्रारूप एक सेवा प्रदाता से दूसरे में भिन्न होता है।
लेकिन ये कॉलम मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा दिखाए जाएंगे। आइए सीडीआर के प्रत्येक कॉलम की समीक्षा करके देखें कि आप इससे क्या विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके संबंधित कॉलम के साथ एक रो सीडीआर स्क्रीन पर प्रस्तुत किया जाता है। महत्वपूर्ण विवरण में शामिल हैं कॉलिंग नंबर या मोबाइल नंबर जिससे कॉल किया गया था, यह दूसरे व्यक्ति को भेजा गया एसएमएस यहाँ कॉलिंग पार्टी के रूप में माना जाता है। प्रत्येक हाइलाइट किए गए कॉलम पर उसका विवरण देखने के लिए अपना माउस ले जाएं। कॉलिंग पार्टी आम तौर पर जिस टेलीकॉम नंबर के लिए सीडीआर हासिल किया जाता है वह एक संदिग्ध, आरोपी या लापता व्यक्ति का होता है और इसे कॉलिंग पार्टी या कॉल एसएमएस की उत्पत्ति के रूप में माना जाता है। कॉलिंग नंबर और कुछ नहीं बल्कि कभी-कभी मोबाइल नंबर होता है। इसे मोबाइल स्टेशन इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क (MSIDN) कहा जा सकता है, जिसमें शामिल हैं 10 अंक जैसे 9 खरब 19 अरब 44 करोड़ 12,345, जहां पहले 2 कोड 2 अंकीय देश कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगले 5 राष्ट्रीय गंतव्य कोड, जबकि अंतिम 5 अंक ग्राहक संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। कॉलेड पार्टी वह व्यक्ति जिसे कॉलिंग पार्टी या कॉलिंग नंबर द्वारा कॉल किया गया था। डेट ऑफ द कॉल। टाइम ऑफ द कॉल। ड्यूरेशन टोटल कॉल ड्यूरेशन। एक बार जब आप सीडीआर की समीक्षा कर लेते हैं, यदि जांच के दृष्टिकोण से वांछित है, तो एक जांच अधिकारी सीआरपीसी धाराओं के तहत सीएएफ का अनुरोध करके संदिग्ध की संख्या से संबंधित विवरण प्राप्त कर सकता है। यह जांच अधिकारी को संदिग्ध की संख्या के संबंधित विवरण के बारे में जानने में मदद करेगा। बढ़े हुए संस्करण को देखने के लिए साफ आइकन पर क्लिक करें। यहाँ एक साफ में क्या शामिल है? सब्सक्राइबर का फोटो, सब्सक्राइबर का नाम, पिता का नाम। एक बार आपके पास सीडीआर स्प्रेडशीट हो जाने के बाद आपको वांछित विवरण निकालने के लिए इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तो इसका विश्लेषण करते समय सीडीआर के दूसरे कॉलम में आपको लक्ष्य संख्याएं और संपर्क नंबर मिल सकते हैं। ये आम तौर पर वे संख्याएं होती हैं जिन्हें पार्टी कहा जाता है। टाइम स्टैम्प या सहयोगी उपकरणों को लागू करने के बाद कॉलिंग और कॉल किए गए पक्ष के संबंध का विश्लेषण करके आप उनके बीच एक लिंक स्थापित करने में सक्षम होंगे। लिंक निम्न का हो सकता है: संदिग्ध पीड़ित संबंध, आरोपी संदिग्ध संबंध, संदिग्ध सह संदिग्ध संबंध, पीड़ित सहपीड़ित संबंध। सीडीआर स्प्रेडशीट स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। कॉल संबंध स्थापित करने के लिए एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कॉल के प्रवाह की जांच करें। इसका उद्देश्य शीट में प्रस्तुत जानकारी का उपयोग करके कॉलिंग और कॉल किए गए पार्टियों के बीच संबंध को समझना है। आइए अब सीखें कि सीडीआर को देखकर कॉल रिलेशन कैसे स्थापित करें। एक बार जब आप संपर्क स्थापित कर लेते हैं, तो यह आपको कॉलिंग और कॉल पार्टी के बीच कॉल या संदेश संचार की पहचान करने में मदद करता है।
CDR स्प्रेडशीट स्क्रीन पर प्रदर्शित है। इसके बाद कॉल डेट फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तीसरा कॉलम दिनांक और समय कॉलम है, जो आपको अपराध की तारीख, समय और संबंधित लोगों के बीच कॉल संबंध जांचने में मदद करेगा। ये जांच के लिए फिल्टरिंग तकनीक है। कॉल संबंध स्थापित करने के लिए एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कॉल के प्रवाह की जांच करें। रॉ CDR में तारीख और समय अलग अलग प्रारूपों में हो सकता है, इसलिए आपको HHMMSS प्रारूप का उपयोग करना चाहिए। आइए इसके बाद CDR में कॉल पीरियड कॉलम को समझें। CDR स्प्रेडशीट में चौथा कॉलम कॉल अवधि कॉलम है। यह कॉलम आपको संबद्ध नंबरों के साथ कॉल की अवधि को समझने में मदद करेगा। आइए आगे समझते हैं कि आप CDR स्प्रेडशीट का उपयोग करके संदिग्ध के स्थान का पता कैसे लगा सकते हैं। CDR स्प्रेडशीट में पांचवां कॉलम सेल आईडी है, जिसे टावर आईडी भी कहा जाता है। इस कॉलम को समझने से आपको यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि किस टावर लोकेशन पर संदिग्ध को कॉल किया गया है या कॉल प्राप्त हुई है। GSM सेल आईडी या CID आमतौर पर एक विशिष्ट संख्या होती है, जिसका उपयोग स्थान क्षेत्र कोड या LAC के भीतर BTS के प्रत्येक BTS या सेक्टर की पहचान करने के लिए किया जाता है। लाज एक सेलुलर रेडियो नेटवर्क के सेवा क्षेत्र को संदर्भित करता है और आमतौर पर इसे स्थान क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। स्थान क्षेत्रों में एक या कई रेडियो सेल होते हैं। प्रत्येक स्थान क्षेत्र को नेटवर्क LAC के भीतर एक अद्वितीय संख्या दी जाती है। इस कोड का उपयोग मोबाइल ग्राहक के स्थान के लिए एक अद्वितीय संदर्भ के रूप में किया जाता है। इनकमिंग कॉल के मामले में ग्राहक का पता जानने के लिए यह कोड आवश्यक है। आइए आगे BTS टावर की एक सांकेतिक तस्वीर देखें। यहाँ बेस ट्रांसक्राइबर स्टेशन या BTS टावर की एक सांकेतिक तस्वीर है। आइए अब समझते हैं कि कैसे BTS टावर किसी संदिग्ध या लापता व्यक्ति की लाइव लोकेशन जानने में आपकी मदद कर सकता है। BTS टावर या सेल टावर में 3 सेक्टर होते हैं, जहां प्रत्येक सेक्टर 120 डिग्री क्षेत्र को कवर करता है और इसकी एक विशिष्ट आईडी होती है। 3 क्षेत्रों को स्लाइड पर प्रदर्शित किया जाता है। ये क्षेत्र आपको सेल टावर का 360 डिग्री दृश्य प्रदान करने में मदद करते हैं। आइए आगे समझते हैं कि सेलुलर टावर एंटेना से मोबाइल ग्राहकों के सिग्नल निर्देश आपको संदिग्ध के लाइव स्थान की पहचान करने में कैसे मदद करते हैं। आप जानते हैं कि संकेत दिशाएं एक BTS टावर के सेलुलर टावर एंटेना से निकलती हैं। यहाँ के सिग्नल दिशा निर्देश टावर के अजीमुथ मूल्य के रूप में जाने जाते हैं। तो एक आम त्रिकोणीय एंटीना के साथ एक टावर में 3 संभव अजीमुथ वैल्यू होते हैं, जो 0 से 120 और 240 डिग्री के अनुरूप होते हैं।
मोबाइल ग्राहक की विशिष्ट कोणीय दिशा एक सेल साइट के भीतर उनके स्थान अनुमान को परिष्कृत करने में मदद करती है। अज़ीमुथ वैल्यू मोबाइल लोकेशन या लोकेशन कोऑर्डिनेट्स जाने में भी मदद करते हैं। आइए जाने कि प्रस्तुत अक्षांश और देशांतर निर्देशांक आपको गूगल मैप्स का उपयोग करके संदिग्ध की लाइव लोकेशन का पता लगाने में कैसे मदद करते हैं। आइए देखें कि गूगल मैप्स आपको बीटीएस टॉवर से प्राप्त कोऑर्डिनेट्स से संदिग्ध के लाइव लोकेशन की पहचान करने में कैसे मदद करता है। बीटीएस टॉवर से प्राप्त कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए गूगल मैप्स आइकन पर क्लिक करें। बीटीएस टॉवर की पहचान किए गए निर्देशांक आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत किए गए हैं। गूगल मैप्स में इन कोऑर्डिनेट्स को दर्ज करके आप संदिग्ध की लाइव लोकेशन का पता लगा सकते हैं। बेस स्टेशन या सेल आईडी के 4 पैरामीटर हैं: एमसीसी प्लस एमएनसी प्लस एलएसी प्लस सीआईडी। सेल आईडी आपको लाइव लोकेशन या टावर लोकेशन का उपयोग करके मोबाइल डिवाइस का पता लगाने में मदद करेगी। इसके बारे में जानने के लिए यहाँ प्रदर्शित प्रत्येक पैरामीटर पर क्लिक करें। आइए आगे सेल आईडी के प्रत्येक पैरामीटर को समझते हैं। मोबाइल कंट्री कोड (एमसीसी) का उपयोग वायरलेस टेलीफोन नेटवर्क में उस देश की पहचान करने के लिए किया जाता है जिससे मोबाइल ग्राहक संबंधित है। एमसीसी कोड आपको कॉल के मूल देश को जानने में मदद करता है। सीडीआर में एमएनसी कोड को हाईलाइट किया गया है। सीडीआर में एमएनसी कोड को हाईलाइट किया गया है। एमएनसी कोड आपको देश के मोबाइल ऑपरेटर या दूरसंचार सेवा प्रदाता की पहचान करने में मदद करता है। आपकी स्क्रीन पर हाईलाइट की गई तालिका आपको एमसीसी प्लस एमएनसी नेटवर्क कोड के बारे में एक विचार दे सकती है। सीडीआर में एमएनसी कोड को हाईलाइट किया गया है। एमएनसी कोड आपको देश के मोबाइल ऑपरेटर या दूरसंचार सेवा प्रदाता की पहचान करने में मदद करता है। आपकी स्क्रीन पर हाईलाइट की गई तालिका आपको एमसीसी प्लस एमएनसी नेटवर्क कोड के बारे में एक विचार दे सकती है। आप सेवा प्रदाता से अप टू डेट सेल आईडी कोड ले सकते हैं। यहाँ एमसीसी और एमएनसी सांकेतिक कोड का एक स्नैपशॉट है। आइए आगे जानें कि संदिग्ध के मोबाइल सीडीआर में एमएनसी कोड को हाईलाइट किया गया है। एमएनसी कोड आपको देश के मोबाइल और स्थान क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। स्थान क्षेत्रों में एक या अधिक रेडियो सेल होते हैं। प्रत्येक स्थान क्षेत्र को नेटवर्क के भीतर एक विशिष्ट संख्या दी जाती है जिसे स्थान क्षेत्र कोड एलएसी कहा जाता है। इस कोड का उपयोग मोबाइल ग्राहक के स्थान के लिए एक अद्वितीय संदर्भ के रूप में किया जाता है और आने वाली कॉल के मामले में ग्राहक को संबोधित करने के लिए आवश्यक है।
CID एक अद्वितीय संख्या को संदर्भित करता है जिसका उपयोग LAC के भीतर BTS के प्रत्येक BTS या क्षेत्र की पहचान करने के लिए किया जाता है। CID आपको सेल फोन दिशा की पहचान करने में मदद करेगा। इसलिए एक बार जब आपके पास सभी 4 कोड की पहचान हो जाए, जो है मोबाइल कंट्री कोड, मोबाइल नेटवर्क कोड, लोकेशन एरिया कोड और सेल आइडेंटिफिकेशन, आप सेल ग्लोबल आइडेंटिटी की पहचान कर सकते हैं। सेल ग्लोबल आइडेंटिटी सेल फोन नेटवर्क में BTS के लिए विश्व स्तर पर विशिष्ट पहचान करता है। अब आप संदिग्ध के स्थान की पहचान करने के लिए करीब जा रहे हैं। इसलिए एक बार जब आपके पास सभी 4 कोड की पहचान हो जाए, जो है मोबाइल कंट्री कोड, मोबाइल नेटवर्क कोड, लोकेशन एरिया कोड और सेल आइडेंटिफिकेशन, आप सेल ग्लोबल आइडेंटिटी की पहचान कर सकते हैं। सेल ग्लोबल आइडेंटिटी सेल फोन नेटवर्क में BTS के लिए विश्व स्तर पर विशिष्ट पहचान करता है। अब आप संदिग्ध के स्थान की पहचान करने के लिए करीब जा रहे हैं। छठा कॉलम लास्ट सेल आईडी है, जिसे कॉल टर्मिनेटेड टावर आईडी भी कहा जाता है। यह आईडी आपको यह पहचानने में मदद करेगी कि संदिग्ध ने किस टावर लोकेशन पर कॉल को गिराया या समाप्त किया। आइए अब पहचानें कि सेवा प्रदाता के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल के साथ साथ SMS के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें। सातवां कॉलम कॉल टाइप है, जो आपको इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल और SMS के बारे में जानकारी खोजने में मदद करता है। सेवा प्रदाता के आधार पर कॉल इन, कॉल आउट, SMS इन, SMS आउट कोड बदल दिया जाएगा। अधिक जानने के लिए यहाँ प्रत्येक हाइलाइट किए गए घटक पर क्लिक करें। CDR का विश्लेषण करते समय आपको इन कोडों को सावधानीपूर्वक सत्यापित करने की आवश्यकता है। इसके बाद आप सीखेंगे कि लक्षित मोबाइल नंबर का उपयोग करके संदिग्ध के मोबाइल हैंडसेट के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें। आठवां कॉलम है IMEI। आपको यह समझने में मदद करेगा कि लक्षित मोबाइल नंबर को संचालित करते समय संदिग्ध द्वारा कितने मोबाइल हैंडसेट का उपयोग किया गया था। जब आप चोरी किए गए उपकरणों की जांच कर रहे हैं, तो IMEI लुकअप महत्वपूर्ण है। IMEI 15 अंकों का नंबर है। यह आमतौर पर फोन के बैटरी कंपार्टमेंट के अंदर प्रिंटेड पाया जाता है। इसे डायल पैड पर *#06# दर्ज करके अधिकांश फोन पर स्क्रीन पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। IMEI नंबर हर हैंडसेट के लिए यूनिक है। हर IMEI नंबर का आखिरी डिजिट चेक डिजिट होता है और हर CDR इसे BSNL को छोड़कर 0 के रूप में दिखाएगा। CDR से जांच अधिकारी यह जांच कर सकते हैं कि हमारे टारगेट ने IMEI नंबर कॉलम से कितने हैंडसेट का इस्तेमाल किया है। जांच अधिकारी IMEI नंबर से हैंडसेट के मेक और मॉडल की जांच के लिए www.numberingplans.com वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। जांच अधिकारी हमारे लक्ष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न लक्ष्य संख्याओं की जांच करने के लिए IMEI नंबरों का पता लगा सकते हैं। यदि कई लक्ष्य संख्या
एक IMEI ट्रेस में पाए जाते हैं। इन नंबरों के स्थान की जांच करके हम एक चीनी हैंडसेट के उपयोग के लिए संभावना की जांच कर सकते हैं। आइए आगे समझते हैं कि एक ही नंबर पर संदिग्ध द्वारा इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें। CDR का नोवा कॉलम इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर IIMSI है। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि एक ही नंबर पर संदिग्ध द्वारा कितने नए सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। IMS में ऊपर देखो, आप सिम स्वैपिंग धोखाधड़ी की जांच में मदद मिलेगी। IMSI 14 से 15 अंकों का नंबर है जो अपने सिम कार्ड से मोबाइल उपभोक्ता की पहचान करता है। यह एक देश कोड, एक नेटवर्क कोड और मोबाइल नेटवर्क के भीतर प्रत्येक कार्ड की पहचान अंकों की एक व्यक्तिगत स्ट्रिंग सहित कई भागों से बना है। प्रत्येक GSM मोबाइल उपभोक्ता की सिम प्रदाता द्वारा एक अद्वितीय 15 अंकों की IMSI को सौंपा गया है। उदाहरण के लिए, यदि इसका IMSI नंबर 404152800227727 पहले 3 अंक मोबाइल कंट्री कोड का संकेत देते हैं, अगले 2 अंक मोबाइल नेटवर्क कोड का संकेत देते हैं, इसके बाद 10 अंकों से मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी नंबर का संकेत मिलता है। यह सिम से सिम में भिन्न होता है। सिम के पीछे नंबर लिखा होता है। तो आज के लिए बस चतुर। क्या अब आप आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं? हाँ सर। तो आइए अपनी समझ का आकलन करने के लिए कुछ प्रश्नों का उत्तर दें। जी सर। हम कॉल आधारित अपराधों के मॉड्यूल हैंडलिंग और कॉल डेटा रिकॉर्ड के विश्लेषण के अंत तक पहुंच गए हैं। अब तक आपके निम्नलिखित के लिए सक्षम हो जाएंगे। कॉल आधारित अपराधों का वर्णन करने में दिन प्रतिदिन अपराधों की जांच के लिए कॉल डेटा साक्ष्य का उपयोग करने में विभिन्न प्रकार के कॉल और सबूत के स्रोतों का वर्णन करने में कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR की जांच करने में CDR का अनुरोध करने की प्रक्रिया की पहचान करने में दूरसंचार और मोबाइल सेवा प्रदाताओं जैसे मध्यवर्ती संस्थाओं की जिम्मेदारियों को परिभाषित करने में CDR के विभिन्न कॉलम्स को समझने में। कॉल आधारित अपराधों से निपटने और कॉल डेटा रिकॉर्ड्स के विश्लेषण मॉड्यूल के पहले भाग को लेने के लिए धन्यवाद।